आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक नोट्स जो कि गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल एंड इंडिया के बारे में बताएंगे हम, और हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे साल 1765 से लेकर 1805 के गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल एंड इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरा नाम अंकित कश्यप है और आप मेरा देख ही लिए, सेलेक्टेड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और प्रेजेंटली मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में। तो सबसे पहले अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स अगर हेल्पफुल लगते हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गवर्नर, जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। तो पहले गवर्नर जितने भी हुए करते थे सबको लॉर्ड की संज्ञा दी जाती थी, भगवान की संज्ञा दी जाती थी। तो जो इनका कार्यकाल रहा वो 1765 1765 से 1767 1767 तक रहा। 3 साल तक कह सकते हैं आप इनका काल रहा। तो इनका सबसे बड़ा बात है बंगाल के गवर्नर जिन्होंने दोहरा शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट की स्थापना की। इस प्रणाली में राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के पास थी, लेकिन राजस्व संग्रह नवाब के नाम पर होता था। आप तो जानते ही थे उस समय बंगाल में कि पूर्ण रूप से अभी तक आपकी अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था। तो जो राजनीतिक सत्ता थी 1764 का जो आपका जो पलासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद से राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के पास तो आ ही गई थी, लेकिन राजस्व संग्रह जो हो रहा था वो अभी नवाब के नाम पे हो रहा था। इसका परिणाम प्रशासनिक अराजकता था। तो अगला जो गवर्नर आए 1767 के बाद, उनका कार्यकाल काफ़ी छोटा छोटा रहा, इसीलिए मैं उसके डिस्कस आपके सामने नहीं कर रहा हूँ। अगले जो गवर्नर आए उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक रहा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इनके कार्यकाल में यह हुआ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के समय में लागू हुआ, और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, इसके द्वारा क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। उस समय क्या होता था, उनकी 4 गो ही मुख्यतः प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। बंगाल, माफ कीजिए 3, बंगाल, चेन्नई और मुंबई। तो एक्चुअली क्या होता था कि तीनों के गवर्नर क्या थे, गवर्नर ही थे। बंगाल के गवर्नर अलग, चेन्नई के गवर्नर अलग, और मुंबई के गवर्नर अलग, मुंबई के। लेकिन क्या होता था, इनकी मनमानियाँ चलती थी, और जबकि उसमें देखा गया था कि सबसे जो बंगाल के गवर्नर थे वही सबसे बड़ा हुआ करते थे, लेकिन फिर भी इनकी बातों को अवमानना किया जाता था। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, उसके तहत क्या किया, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको नया पद दे दिया गया, उनका नाम कहा गया कि अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। और वारेन हेस्टिंग्स पहले क्या बन गए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इनका प्रमुख कार्य था सबसे पहले कि उन्होंने द्वैत शासन को क्या किया, समाप्त किया और सारी सत्ता अपने हाथ में ली। यह वही द्वैत शासन जो कि हम पढ़े थे लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। इसके बाद आगे इन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी लागू की। रिंग फेंस पॉलिसी कुछ नहीं थी, इतने इससे सिंपल भाषा में आप जानिए कि इन्होंने भारत की सीमाओं को, जो अपने जो एरिया की जो सीमा थी उसको सुरक्षित रखने के लिए एक पॉलिसी की शुरुआत की थी, जिन पॉलिसी का नाम था रिंग फेंस पॉलिसी। फिर इन्हीं के समय में 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई। इन्हीं के समय में विलियम विलिकिंस ने इन्हीं के काल में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन्हीं के समय में 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय ग्रंथों का पुनः संकलन व अध्ययन। इन्हीं के समय में
जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ 1775 से 1782 तक जो चला था। इन्हीं के समय में एक प्रकरण हुआ था राजा चैत सिंह के साथ। तो एक्चुअली हुआ था कि इन्होंने राजा चैत सिंह थे, बनारस के राजा, वो बनारस के राजा हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया था, रिश्वत लिया था। उन्हीं के आरोप में उन्होंने क्या हुआ था, हेस्टिंग्स पे, इंग्लैंड पे महाभियोग चला था, इम्पीचमेंट चला था। इम्पीचमेंट मतलब उनका कोर्ट ट्रायल हुआ था, ठीक है। इनके बाद क्या हुआ था, पिट्स का इंडिया एक्ट इन्हीं के समय में 1784 में पारित किया गया था। इन्हीं पिट्स के इंडिया एक्ट के द्वारा क्या हुआ, गवर्नर जनरल की शक्ति को घटाई गई। क्योंकि पिट्स का इंडिया एक्ट लाने के पीछे क्या कारण था, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की हार। ब्रिटेन के लोग, ये ब्रिटेन के जो सरकार थी, जो कि वहाँ के राजा थे, उन्होंने वहाँ की जो संसद थी वे जो सोच लिए थे कि कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा पावर नहीं देना है। तो उन्होंने 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट लाया गया था। और यही पिट्स का इंडिया एक्ट लागू हुआ जब गवर्नर जनरल की शक्ति जब घटाई गई। तो इन्हीं के दौरान उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जो भारत के कार्यों को देखरेख करता था। इन्हीं के समय में 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था क्या, एलिजा इम्पे। इन्हीं के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, जिनका नाम क्या था, हिक्कीस बंगाल गैजेट प्रकाशित हुआ। हिक्की ये क्या, हिक्की ही थे, जॉन अगस्त हिक्की इनका पूरा नाम था। उन्होंने क्या किए थे, एक समाचार पत्र निकाले थे जिनका नाम था बंगाल गैजेट। इन्हीं के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। इनका काम था प्रशासनिक सुधार के लिए। तो आप यह देखें कि वारेन हेस्टिंग्स जिस समय में आए वो ये मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ही पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। क्योंकि जब ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले भारत के लोगों को समझने की कोशिश की। इसी के चलते भारत की जो पुस्तकों थी उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद होना शुरू हो गया। इन्हीं समय में आप देख लीजिए कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की कि जितना भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ है उनको संकलन किया जा सके, उनका अध्ययन किया जा सके। बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया। इनका मुख्य कारण यह था कि भारत के लोग को अगर सबसे पहले जानना है तो भारत के लैंग्वेज को जानना पड़ेगा। और इन्होंने जो इम्पोर्टेंट काम किया था, ये रिंग फेंस पॉलिसी, ये क्या था, एक बफर के रूप में काम किया था जिनसे कि उन्हें मराठा से युद्ध ना हो सके। लेकिन अंततः उन्हें मराठा से युद्ध करना पड़ा। तो आप कह सकते हैं कि इसके जितने भी मैंने आपको पॉइंट लिखाया, ये सारे पॉइंट्स को आप क्या कीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। आप इसे 4-5 बार पढ़िए। अब अगला जो गवर्नर था वो नाम था लॉर्ड मैकफरसन। वो 1785 से 1786 तक है। यह वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के बीच के अंतरिम गवर्नर जनरल थे, इसीलिए इनका कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंस नहीं था। इस काल में कोई प्रमुख नीति या युद्ध नहीं हुआ। प्रशासन केवल संरक्षणात्मक रूप से में चला। कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। नो मेजर इंसिडेंट। तो अब अगले जो गवर्नर आए उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से लेके 1793। ये भारत में तो इनको क्या क्या नाम दिया गया, एकदम भारत में एकदम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। लेकिन ये वही व्यक्ति थे जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो कमांडर बन के गए थे, उन्हें वहाँ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। तो भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन कहा जाता है? जो अभी यूपीएससी का जो आप कंसेप्ट देखते हैं, आईपीएस का जो कंसेप्ट देखते हैं, ये जितना भी कंसेप्ट आप देख रहे हैं, ये सारा लाने की दिन किन की जाती है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की जाती है। इनका प्रमुख कार्य क्या था? भारत में नागरिक सेवा की शुरुआत।
ईमानदारी और योग्यता पर आधारित भर्ती व्यवस्था लागू की। 1793 में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया इन्होंने। तो ये परमानेंट सेटलमेंट जिन्हें एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त को ही दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है? इस्तमरारी बंदोबस्त। इस्तमरारी बंदोबस्त। समझ में आया आपको? पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि इस्तमरारी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त किसे कहा जाता है? तो वो स्थायी बंदोबस्त को ही कहा जाता है। तो ये क्या था? इसके तहत जमींदारों को भूमि कर वसूलने का अधिकार मिला। एक्चुअली वो क्या था? अंग्रेज क्या कर रहे थे कि अंग्रेज प्रोडक्शन में वृद्धि लाने के लिए वो क्या किए, जमींदार को क्या बोले कि अब आप क्या कीजिए, टैक्स वसूलिए। ठीक है, और टैक्स कर की दर क्या की गई थी? परमानेंट कर दी गई थी। ये क्या था कि अगर आप टैक्स में, अगर आपका 100 रुपया आता है तो 90% अपने पास टैक्स का पैसा रखिए, मतलब 100 का 90 रुपया, और 10% क्या कीजिए, हमको दे दीजिए। आपको देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अरे ये तो 10% आपको देना है, लेकिन उस समय में क्या होती थी? सूखा होना, अकाल होना आम बात है, और चाहे जैसा भी प्रोडक्शन क्यों ना हो, आपको 10% हमें देना ही था। तो यह जमींदार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिर यह व्यवस्था सर जॉन के सुझाव पर लागू की गई। फिर अगला जो इन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया था, वो इम्पोर्टेंट का नाम क्या था? जुडिशियल रिफॉर्म्स। उन्होंने क्या किया कि कॉर्नवालिस कोड लागू किया 1793 में। इसमें क्या था? सेपरेशन ऑफ पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस कोड किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इन्होंने इनके तहत क्या किया? दीवानी व फौजदारी अदालत स्थापित किए, और उन्होंने क्या किए? भ्रमणशील अदालतें बनाई, मतलब ऐसी अदालत जो कहीं भी जा सकते थे। दीवानी अदालत क्या होता है? ऐसा अदालत जहाँ दीवानी काम होता है, मतलब लेट जमीन उमीन का काम जितने सारे होते हैं वे काम उस अदालत को क्या बोलते हैं? दीवानी अदालत। और जो फौजदारी अदालत होता है जिनका काम इंस्टेंट होता है, जैसे कि क्रिमिनल केस सारे किस में देखे जाते हैं? फौजदारी अदालत में देखे जाते हैं। तो ये इन्होंने जो दीवानी और फौजदारी अदालत जो स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? आप बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या किया? पुलिस रिफॉर्म्स लाया, भारत में थाना प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, प्रत्येक जिले में क्या बनाए गए? पुलिस थाने बनाए गए। सोचिए, आज जो आप देखते हैं इतने कंसेप्ट, पुलिस का कंसेप्ट, वो कंसेप्ट किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। ठीक है, अगला इन्होंने क्या किया? भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से वंचित रखा गया। इन्होंने एक काम क्या किया? फूट डालो, राज करो। इंडियंस लोग को तो जरूर आप बोले कि हम इंडियंस लोग को हम अच्छे पोस्ट पे डालेंगे, लेकिन उच्च प्रशासनिक पदों से उन्होंने क्या किया? हमेशा वंचित करके रखा। ओनली यूरोपियंस फॉर हायर ऑफिसेस नीति की इन्होंने अपनाई। समझ में आया आपको कि इस प्रकार? अब मैं आगे के गवर्नर के बारे में बताता हूँ। उनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका पीरियड 1798 से लेके 1805 तक का है। इन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया? सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस अपनाई। ये आप एक तरफ से मान सकते हैं। ये क्या था? सबसे पहले इन्होंने लॉर्ड वेलेजली से पहले क्या किए थे? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, और उनके पहले क्या, उनका नाम क्या था? लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स। उन्होंने क्या किया था? लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस पॉलिसी लाया। और रिंग फेंस पॉलिसी जब बढ़ गया तो उन्होंने फिर अब क्या करने लगा? सहायक संधि। ये सहायक संधि क्या था? इस नीति के अनुसार
भारतीय रियासतों को अपने दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होता था। मतलब आप जो भी भारतीय के जो राजा लोग थे, रियासत थे, वो अपने दरबार में क्या करते थे, एक अंग्रेज के एक दूत रखते थे, रेजिडेंट रखते थे। उनका काम क्या था, आप उनसे ही विदेश नीति बनाइए। सब मतलब अंग्रेजों से ही सलाह लेकर आपको चलानी पड़ेगी। और अपने राज्य में ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी रखनी पड़ती थी और उनका खर्च कौन देंगे, वह राजा देंगे। और बदले में अंग्रेज उन्हें क्या करते थे, बाहरी आक्रमणों से रक्षा प्रदान करते थे। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली रियासत का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद। फिर 1799 में मैसूर, फिर अवध, फिर पेशवा मराठा 1802 ईस्वी में। और इन्होंने क्या किया, अन्य महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा क्या किया गया था। सबसे पहले 1799 ईस्वी में चौथा मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और उनकी मृत्यु हो गई इन्हीं के समय में। तो टीपू सुल्तान को किसने हराया था, लॉर्ड वेलेस्ली में। 1800 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कहाँ की, कोलकाता में की। काहे की, ताकि अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और कानूनों का प्रशिक्षण दिया जा सके। उनकी विजय के लिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें किसकी उपाधि दी थी, मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी। वेलेस्ली स्वयं को क्या कहता था, बंगाल का शेर कहा करता था। अब आपको समझ में आया। तो आप इस चैनल में अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे अनुरोध है कि ज़रूर आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप मुझे बताएं। जब अगर आपकी वीडियो मुझे अच्छी लगेगी तो मैं आगे की वीडियो भी आपको सामने जल्द लाऊंगा। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे फैक्ट्स को अच्छे से याद करें, लॉर्ड क्लाइव को याद करें, लॉर्ड क्लाइव के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद करें। वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाते हैं, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स से ही क्या हुआ था, ओरिजिनल गवर्नर जनरल की शुरुआत हुई है। तो चलिए, धन्यवाद।